आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत की तरफ से जल्द ही एक युद्धाभ्यास की शुरुआत होने जा रही है। इसका नाम त्रिशूल दिया गया है और इसके तहत भारत के तीनों सेनाएं ये युद्धाभ्यास करेंगे, जिसको लेकर 30 अक्टूबर का तारीख तय किया गया है। 30 अक्टूबर में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में इस युद्धाभ्यास को लेकर हड़कंप मच चुका है। पाकिस्तान ने अपने कई एयर स्पेस को बंद कर दिया है और लगातार कई सीमाओं पर रोटाम लगा दिया है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना ज्यादा बौखलाया हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक कुंडे मौजूद है। अभिषेक, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत की तरफ से एक संदेश दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत की जाती है तो भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो युद्धाभ्यास है, ये इसको लेकर एक प्रयास और इसके साथ ही भारत के जवानों की तरफ से, भारत की सेनाओं की तरफ से ये लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की एक कोशिश है। और जो युद्धाभ्यास शुरू किया जा रहा है, त्रिशूल नाम दिया गया है, उसके बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। लेकिन उससे पहले हम समझना चाहेंगे आखिर ये युद्धाभ्यास है क्या और इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा। देखिए, ये युद्धाभ्यास त्रिशूल जो है पहली बार ऐसा हो रहा है। युद्धाभ्यास मतलब जब भी हम करते हैं या तो कभी थल सेना करती है, कभी जल सेना करती है, कभी वायुसेना करती है, लेकिन त्रिशूल में क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास को इसे करेंगी। 30,000 से ज्यादा सैनिक इसमें भाग लेंगे। यहां हमारे जो स्वदेशी हथियार हैं जो पिछले दिनों में हमने बनाए हैं, या फिर कहें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद या फिर पहलगाम के बाद जो हमने खुद बनाए हैं, हमने टेस्टिंग उनका ऑपरेशन सिंदूर में भी किया। ज्यादातर उन हथियारों का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। जितने नए हथियार हमने खरीदे हैं या फिर बनाए हैं, उनका इस्तेमाल यहां किया जाएगा। अब बड़ा सवाल लेकिन यहां यह है शावनी कि ये युद्धाभ्यास सर क्रीक की तरफ ही क्यों, मतलब सर क्रीक में ही ये सेना का जमावड़ा क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि जैसलमेर में भी इसे हम कर सकते थे या फिर अपना कोई और बॉर्डर पर हम यहां कर सकते थे, लेकिन हमने कहीं और ये युद्धाभ्यास नहीं किया। हमने इसके लिए सर क्रीक को ही क्यों चुना? और अब याद करिए कि अभी कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जिक्र किया था कि अगर सर क्रीक में कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो तुम्हारा इतिहास और भूगोल बदल देंगे। उसके बाद यही बयान जो थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी तरफ से भी सेम टू सेम यही बयान दिया गया। और उनकी तरफ से तो बल्कि यह भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर होता है तो उसमें हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, या फिर इन्हीं शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो देखिए, सर क्रीक का जो विवाद है बहुत पुराना विवाद है। 1965 का जो जंग भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, 1971 का जो जंग भारत और पाकिस्तान, 71 में तो कराची का जो पोर्ट है वो महीनों तक जला भी था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भी था कि कराची का जो रास्ता है वो एक रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है। तो सर क्रीक फिलहाल सेंटर में है। सर क्रीक इसलिए क्योंकि सर क्रीक पर फिलहाल पाकिस्तान बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत ज्यादा आर्मी उसने वहां डिप्लॉय कर दी है। और एक तो बटालियन का नाम भी उसने क्रीक 31st क्रीक बटालियन, उसका नाम ही उसका क्रीक बटालियन रख दिया है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत भारी मात्रा में वो बना रहा है। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों? याद करिए आसिम मुनीर का बयान, जब उसने कहा था कि इस बार फाइनेंशियली भारत को चोट देने की हम कोशिश देंगे और गुजरात को निशाना बनाएंगे। गुजरात में क्या है? ऑयल रिफाइनरी है भारत की, 2 प्रमुख सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहां है? वो गुजरात में ही आपके हैं। और गुजरात से ही ये लगता हुआ सर क्रीक का जो बॉर्डर है वो गुजरात से ही लगता हुआ है। तस्वीरें दिखाइएगा जब मैप आएगा सर क्रीक का, तो उसे समझाने में मदद होगी। ये तो विवाद रहा। बाकी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान का क्या है। जो तस्वीरें फिलहाल स्क्रीन पर आप देख रही हैं ना, ये पाकिस्तान की तस्वीरें हैं, ये भारत की तस्वीरें। भारत ने भी अपनी तरफ से तस्वीरें जारी की। तो पाकिस्तान की तरफ से 1 मिनट 7 सेकंड का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें होवरक्राफ्ट दिखाए गए। अभी जो होवरक्राफ्ट आप देख रहे थे तस्वीरों में, वो दिखाए गए। ये होवरक्राफ्ट अमेरिका की तकनीक है और ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उससे ये 3 होवरक्राफ्ट खरीदे गए हैं। होवरक्राफ्ट की कहानी ये है कि होवरक्राफ्ट सतह से ऊपर चलते हैं, मतलब वो मिट्टी की सतह हो, पानी की सतह हो, रेत की सतह हो या फिर दलदल की सतह हो, उसे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऊपर चलता है, सतह के थोड़ा सा ऊपर चलता है। इसीलिए सर क्रीक वाले इलाके में ये जो होवर क्राफ्ट है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और बहुत ज्यादा
कहें कि जरूरी है और ये उपयोगी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें 20 से 30 सैनिक एक बार में बैठ सकते हैं और 4 टन से ज्यादा का आप जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो लेकर जा सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की भी बात कही जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री का भी बयान, भारत के जो सेना अध्यक्ष हैं उनका बयान, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भी बयान, पाकिस्तान के फिलहाल ये जो फील्ड मार्शल यासिन मुनीर इसका भी बयान। तो बहुत सारे बयान ये दिखाते हैं कि कुछ तो बड़ा दोनों देशों के बीच पक रहा है और कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब रही पाकिस्तान के डर की बात, तो पाकिस्तान ने अपना कुछ हिस्सों का शावनी एयर स्पेस बंद नहीं किया है। पाकिस्तान ने, भारत तो युद्धाभ्यास करेगा 30 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, मतलब 12 दिन। लेकिन 28 तारीख आज जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने पूरे एयर स्पेस के लिए नो टाइम जारी कर दिया है। पूरे एयर स्पेस के लिए नो टाइम जारी कर दिया है। वो क्यों किया है? क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत की तरफ से कहा गया कि 11 मई को, शायद एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, जितना मुझे याद है 11 मई की बात है, कहा था कि 11 मई को हम ड्रिल करेंगे, 11 मई को युद्धाभ्यास करेगी वायुसेना। ये बात कही गई थी 6 तारीख में, 6 तारीख में कहा गया था 11 तारीख को युद्धाभ्यास करेगी, ड्रिल करेगी सेना। लेकिन 7 तारीख की रात को 1:05 पर, 1:02 पर जो है वो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। तो अभी हम जिक्र भी एक दिन कर रहे थे कि दोबारा फिर से उन लॉन्च पैड्स को पीओके में बनाया जा रहा है। जो आतंकी कैंप नेस्तनाबूद किए गए थे भारत की एयर स्ट्राइक में, उन्हें दोबारा से फिर से बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जा रहा है। पूरा कोई बेस कैंप नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उसकी अलग अलग यूनिट बनाई जा रही हैं। जैसे कि कह देते हैं कि यहां खाना खाएंगे, कुछ दूरी पर एक और बिल्डिंग बना देंगे, वहां ये करेंगे, वहां वो करेंगे, जिससे कि पेड़ों में छुप सके, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है उस इलाके की, और पता ना लगाया जा सके यहां की आतंकियों का लॉन्च पैड है। तो बहुत कुछ पाकिस्तान में फिलहाल कर रहा है। बांग्लादेश के साथ मिलकर भी कोशिश करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। आईएसआई लगातार बांग्लादेश में भी एक्टिव है और मोहम्मद यूनुस भी अब बहुत ज्यादा निर्भर पाकिस्तान के ऊपर हो चुके हैं। तो बहुत कुछ पाकिस्तान फिलहाल कर रहा है। उसके जवाब में यह सिर्फ एक जवाब है, दिखाने की कोशिश है कि ये युद्धाभ्यास के हम क्या कर सकते हैं। बाकी सिर्फ 30,000 सैनिक वहां होंगे और उतना आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी नहीं होगा जितना भारत के पास है, लेकिन सिर्फ एक ट्रेलर या फिर कहें कि टीजर दिखाने की कोशिश पाकिस्तान को है कि इस बार तो बच गए हो, अगली बार नहीं बचोगे। बिल्कुल। और अभिषेक, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरे विश्व भर में बेनकाब हो चुका है। कहीं ना कहीं बाकी देशों को भी पता है कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं, भारत में किए गए हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। और पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके का कोई भी हिमाकत करता है तो पाकिस्तान का साथ शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो देगा। और ये कारण भी कहीं ना कहीं प्रमुख है जिसकी वजह से पाकिस्तान फिलहाल डरा हुआ है और बौखलाया हुआ है। बिल्कुल। पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान को कोई साथ क्यों ही रखेगा और पाकिस्तान का साथ कोई क्यों ही देगा। सऊदी अरब ने भी पिछले दिनों एक डील की थी, जब इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया बचने के लिए इजराइल से कि कहीं मेरे ऊपर हमला ना कर दे, तो मैं डील कर लेता हूं पाकिस्तान के साथ कि दोनों देश एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक देश पर हमला दूसरे देश पर माना जाएगा। लेकिन अभी जॉन किरियाकू, जो 15 साल अमेरिका के CIA में जिन्होंने सेवा दी है, उनका एक बयान सामने आया कि 2002 में जब मैं यहां आया पाकिस्तान में, तब मुझे पता चला कि जो परमाणु हथियारों की चाबी तो जो उस टाइम जॉर्ज W बुश थे, शायद, हाँ, जॉर्ज बुश उस वक्त राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, उन्हें सौंप दी। उसके बदले में हैवी इन्वेस्टमेंट, सिर्फ हैवी इन्वेस्टमेंट देश के लिए नहीं, जनरल मुशर्रफ के लिए और पाकिस्तान की सेना के लिए भारी भरकम पैसे ले लिए गए। उन हथियारों की जो चाबी है वो तो सौंप दी। अब सऊदी को जब ये पता चला तो सऊदी ने भी वो डील तोड़ी तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ एक और डील कर ली उसने कि जैसी डील आपने कतर के साथ की है वैसी हमारे साथ भी कर लो। तो पाकिस्तान देखिए एक टोल कलेक्टर देश है, अपने देश की सेना को दूसरे देशों में भेजकर मिडिल ईस्ट के लगभग 7 देशों में भेजता है। अभी सऊदी अरब में 25,000 सैनिकों को भेजेगा, जहां से लगभग $1,600 प्रति सैनिक मिलेंगे। पाकिस्तानी रुपये में बात करें तो 4.5 लाख रुपए प्रति सैनिक। ऐसे करके तो पाकिस्तान अपना काम चला रहा है। वो अपनी जमीन बेच रहा है चीन को, 40,000 एकड़ से ज्यादा बेच चुका है CPEC में। अमेरिका को कह रहा है कि मालिक आप भी आए, हमारे यहां बंदरगाह बना लीजिए। तो पाकिस्तान का कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है और पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। बस ये परमाणु हमले की धमकी इसलिए देता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु है और धमकी दे देता है, तो दुनिया के 2-4 देश, मिडिल ईस्ट के देश उसे चुप कराने के लिए आ जाते हैं, उसकी बात को तवज्जो दे देते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं करते। तो पाकिस्तान की बात सुन ली जाती है और वो थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करने में उसे मदद मिल जाती है। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और वजह होगी या फिर पाकिस्तान की कोई और औकात इससे ज्यादा है भी।
और इसके साथ ही अभिषेक कहने के एफएटीएफ की तरफ से भी पाकिस्तान को वार्निंग दे दी गई है कि इस तरह की किसी भी गतिविधियों में अगर वो पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसके साथ ही दूसरी तरफ भारत की तैयारी जो है वो पूरी है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान का डरना भी लाजमी है। हाँ, अब्बा ट्रंप ने $40 बिलियन का लोन दिलवाया, सैंक्शन करवाया था पाकिस्तान के लिए आने वाले 10 सालों तक, मतलब 10 साल में वो पैसा मिलता। लेकिन जिस तरीके से 1-1 करोड़ रुपए दिए गए आतंकी जो मरे थे ऑपरेशन सिंदूर में उन्हें, और आपका अब कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया जा रहा है उन कैंपों के, वो सारी चीजें भारत ने यूएन में रखी, बाकायदा सबूत के साथ रखी। और उसके बाद फिर एफएटीएफ ने कहा कि ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। 2022 में शायद बाहर आया था। अभी ईरान जैसा देश एफएटीएफ में है, और एफएटीएफ में होने का मतलब एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं एफएटीएफ में होने से क्या हो सकता है। ईरान जैसा देश जो है वो बहुत लंबे समय से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, दुनिया से वो पैसा नहीं ले सकता, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाओं से पैसा नहीं ले सकता। तो ईरान ने अपनी करेंसी से 4 जीरो हटा दी हैं। समझ रही हैं आप? मतलब ये समझ लीजिए कि भारत में जब 1000 का नोट हुआ करता था, अभी तो नहीं है, उस 1000 के नोट की कीमत भारत में कितनी थी? 1000 रुपए थी। ठीक है, उस 1000 के नोट में से 3 जीरो अगर वो हटा दी जाए तो कितनी बची उसकी वैल्यू? 1 रुपया। उसकी कीमत बची 1 रुपया। 3 जीरो हटा दी तो कितनी बची उसकी? 1 रुपया। इतना डीवैल्यूआइजेशन हुआ है, मतलब इतनी गिर गई है ईरान की जो करेंसी है, क्योंकि वैश्विक व्यापार नहीं करते हैं, डॉलर उनके पास नहीं आता है, डॉलर में वो तेल नहीं बेचते हैं, अपनी जरूरत कैसे पूरे करें? तो इतनी घट गई है उसकी करेंसी के जो मतलब अपनी करेंसी से 4 जीरो हटा दिए उन लोगों ने। मतलब होना तो कुछ नहीं है, लेकिन बस एक सेटिस्फेक्शन अपने लोगों को दिया जा सकता है कि नहीं, अभी हम जो है अंडर कंट्रोल हैं और अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, दुनिया में हम अपना या फिर अपनी जगह बना सकते हैं, वैसा कुछ। तो इतना फर्क पड़ सकता है अगर दुनिया से बाहर से पैसा ना आए, डॉलर ना आए और इस जैसी संस्थाएं अगर मदद ना करें। तो अगर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जाता है तो देखिएगा कि पाकिस्तान में क्या हाहाकार मचता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेट का जो आटा मिलता है वो पाकिस्तान में मिलता है, 300 रुपए किलो से ज्यादा का, और गैस भी शायद इसी रेट है। दुनिया में बिजली सबसे ज्यादा महंगी जो है वो भी पाकिस्तान में ही है। तो मतलब वेंटिलेटर पर तो पाकिस्तान है, सांसें कब रुकती हैं वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अभिषेक, और अब हाहाकार तो अभी भी मचा ही हुआ है पाकिस्तान में, भुखमरी के कगार पर, कंगाली के कगार पर पाकिस्तान है ही। अब पाकिस्तान को सोच समझकर कदम उठाना होगा। फिलहाल आप सभी का ये ऑपरेशन त्रिशूल जो चलाया जा रहा है, युद्धाभ्यास जो किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।